डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल के संबंध में जो खोज चला, जो पीछे हम लोग जो है बैक्टीरिया पर देखे थे, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो उसी संबंध में जो दूसरा प्रयोग हुआ, यह पता करने के लिए कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो बहुत हद तक तो यह बात क्लियर हो चुकी थी कि आइदर प्रोटीन और डीएनए। कुछ प्रयोग जो है ऐसे भी निर्देशित कर चुके थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन पूरी तरीके से उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा था। तो दूसरा प्रयोग हर्शे और चीज द्वारा 1952, इसको जो है ट्रांसडक्शन भी कहा जाता है। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने 1952 में एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की और दर्शाने में सफल भी रहे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए इन लोगों ने दो चीजों का प्रयोग किया। पहला, T2 बैक्टीरियोफेज। यह एक तरह का वायरस है और यह वायरस जो होता है ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है और बैक्टीरिया के मशीनरी का यूज करके ही मल्टीप्लिकेशन करता है। दूसरा जो चीज इन्होंने यूज किया वो था आपको ई कोलाई, द मोस्ट नॉन बैक्टीरिया, या जिसे हम एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड ऑन द ई कोलाई। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक दो संवर्धन माध्यम लिए। संवर्धन माध्यम मतलब कि समथिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन डेवलप, यानी कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसी चीज जिसमें किसी जीव को हम डेवलप कर सकते हैं, या उस सब्सटेंस से वह जीव अपने जरूरत की सारी चीजों को ले सकता है। तो ये कल्चर मीडियम था। फिर एक कल्चर मीडियम था, इसमें जो है ई कोलाई बैक्टीरिया को इन लोगों ने डाला। पहले कल्चर मीडियम में इन्होंने सल्फर की जगह, जो कि प्रोटीन का एक इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है, तो सल्फर, नॉर्मल सल्फर की जगह सल्फर 35, यानी ये इसका रेडियो आइसोटोप है, तो S35 का प्रयोग किया। ए बी हम इसको डिनोट कर लेंगे। और दूसरे कल्चर मीडियम में इन लोगों ने नॉर्मल फास्फोरस की जगह, जो फास्फोरस डीएनए का कंस्टिट्यूएंट होता है, वहां पर P32 यानी फास्फोरस के रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया। जब उपयोग किया तो जैसे ही यह ई कोलाई बैक्टीरिया अपना कॉलोनी बढ़ाया यानी ग्रो किया, तो इसके लिए जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वह कल्चर मीडियम से लिया। अब कल्चर मीडियम से लेने के क्रम में जो प्रोटीन उन्हें बनाना था, स्पेशली जो है आपको सिस्टीन और मेथियोनिन, ये जो दो अमीनो एसिड्स हैं, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है सल्फर। तो उस अमीनो एसिड में यानी उसके प्रोटीन में, बैक्टीरियल प्रोटीन में, यह S35 शामिल हो गया। दूसरी तरफ इसका डीएनए, चूंकि रेप्लिकेट करके एक से दूसरी कॉपी जो बनती है, रेप्लिकेशन, तो जब तक दूसरी कॉपी नहीं बनेगी नए जीव के निर्माण की संभावना नहीं है। तो वैसी स्थिति में जब दूसरा कॉपी इसका बना, तो वहां पर भी मीडियम से फास्फोरस लिया जाना था, तो यहाँ पर अब उसके डीएनए में P32 शामिल हो गया। यानी ऐसे दो तरह के बैक्टीरिया मिल गए, ई कोलाई बैक्टीरिया मिल गए, जिसमें पहले में S35 यानी सल्फर का रेडियो आइसोटोप ऐड था, और दूसरे में P32 यानी फास्फोरस का रेडियो आइसोटोप ऐड था। अब इन लोगों ने क्या किया कि इन दोनों बैक्टीरिया को T2 फेज, यानी कि एक जो है वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, जिसका स्ट्रक्चर जो है हम लोग पहले भी पढ़े होंगे। इस वायरस का जो है ये स्पाइरल प्रोटीन होता है और यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, ये इसका डीएनए होता है।
तो इसमें अगर देखें तो एक जो है प्रोटीन का शीथ कहें, प्रोटीन का आवरण कहें, या इसको कैप्सिड कहते हैं, ये कैप्सिड होता है और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है। कुछ वायरसेस में आरएनए भी होता है, लेकिन इसमें जो T2 है इसमें डीएनए ही होता है। तो इसको जो है अटैक करवाया इन दोनों में। अब जब अटैक करवाया तो यहां पर एडेशन होता है। एक चीज हम तो यहां जो है ये डीएनए और T2 फेज हम बनाएंगे, तो इसमें भी इसका डीएनए हम चाहें तो इसका एक अलग भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये रेडियो आइसोटोप्स जो है सल्फर का अगर यूज्ड है तो हम जानते हैं कि प्रोटीन में होगा, तो प्रोटीन का जो है ये कोड जो होगा वो दूसरे कलर का बना लेंगे। और यहाँ P32 ये डीएनए का कंस्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर हम डीएनए को जो है दूसरे कलर से बना लेंगे। अब क्या होता है कि यदि जो है ये चिपकता है तो चिपकने के बाद यानी जब अधेश होता है तो उसके बाद इसका कैप्सिड बाहर ही रह जाता है और डीएनए सेल में, बैक्टीरियल सेल में प्रवेश कर जाता है। तो दूसरा स्टेज हम यही बना देते हैं, ये कैप्सिड बाहर ही रह गया और इसका डीएनए जो है ये अंदर आ गया। यहाँ भी दूसरा स्टेज हम यही बना देंगे, इसका कैप्सिड, प्रोटीन कैप्सिड जो था वो बाहर रह गया और डीएनए इसका जो है ये बैक्टीरियल सेल में आ गया। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कोई भी वायरस जब बैक्टीरियल सेल या किसी भी सेल पे अटैक करता है तो वह होस्ट सेल में अपने डीएनए को मल्टीप्लिकेट करता है, यानी अपनी संख्या बढ़ाता है। तो वैसी स्थिति में अब क्या करेगा कि यह वायरल डीएनए जो है ये बैक्टीरियल मशीनरी का उपयोग करके और अपनी संख्या बढ़ाएगा। अब क्या किया गया कि चूंकि इसमें जो है बहुत सारे ये नहीं किए गए, तो नेक्स्ट फेज जो है हम यही बना देते हैं। नेक्स्ट फेज में अब इसमें बहुत सारे T2 बैक्टीरियोफेज इसके मशीनरी का उपयोग करके और बहुत सारे T2 बैक्टीरियोफेज बन गए। अब इन बैक्टीरियोफेज का अगले चरण में उपयोग किया गया। यानी यह जो है जब अटैक हुआ तो अब यहाँ जो भी वायरस आए, जो भी बैक्टीरियोफेज आए, इनमें जो है एक के डीएनए में P32 शामिल हो गया और दूसरे के प्रोटीन कोट में S35 शामिल हो गया। अब इसको नेक्स्ट फेज में क्या किया गया कि जो बैक्टीरियोफेज, अब मैं यहाँ आप लोगों के स्पष्ट होने के लिए इसको अलग बना देता हूं कि अब हम लोग चूंकि पहले से ही जानते हैं कि इसका प्रोटीन कोट जो था ये चेंज था, यानी कि इसमें नॉर्मल S32 की जगह S35 शामिल था, लेकिन इसका डीएनए जो था वो सामान्य था। अब इसको एक फ्रेश ई कोलाई बैक्टीरिया में इंसर्ट कराया गया। फिर दूसरा भी यहाँ कि एक जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, यह जो बैक्टीरियोफेज था ऐसे मीडियम में ही ग्रो कराया गया था जहां पर P30 के जगह P32 यानी फास्फोरस का आइसोटोप था। तो
तो इसका डीएनए निश्चित रूप से इसके डीएनए में फास्फोरस एंटर किया होगा। अब इसको भी एक फ्रेश बैक्टीरियोफेज पे अटैक करवाया गया। तो निश्चित ही जैसा कि ऊपर हम लोग देखे कि जब अटैक करेगा अधेश होने के बाद केवल डीएनए एंटर करेगा, यहाँ भी अधेश होने के बाद केवल डीएनए एंटर करेगा, प्रोटीन कैप्सिड जो है बाहर रह जाएगा। तो यहाँ इसका डीएनए एंटर किया, इसका यहाँ डीएनए एंटर किया। अब क्या किए कि इसको ये जो भी जिस कल्चर मीडियम में जिस टेस्ट ट्यूब में कराया गया उस टेस्ट ट्यूब का सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को रोटेट करते हैं और रोटेट करने की वजह से वो अपने डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से, यानी जिसकी जितनी डेंसिटी होती है उस हिसाब से वो लेयर में अरेंज हो जाते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूल जितना हेवी होगा वह उतना ही नीचे बैठेगा और जो सब्सटेंस जितना लाइटर होगा यानी हल्का होगा वो ऊपर की परत में अपने डेंसिटी के हिसाब से आ जाएगा। तो किया क्या गया कि इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब के जो भी सब्सटेंस थे इनको सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूज जब किया गया तो यहां जो हम दो टेस्ट ट्यूब बना देते हैं, तो यहां ऊपर जो है ये प्रोटीन कैप्सिड या जो भी आवरण था वो रह गया। तो इसको हम लोग पैलेट कहते हैं और इसको सुपरनेटेंट तो ऊपर वाला लेयर सुपरनेटेंट और ये पैलेट। अब इसमें जो है जब इसकी डिटरमाइनिंग हुई कि कौन सा सब्सटेंस किसमें है, कौन सा रेडियो आइसोटोप किसमें है, तो यहां देखा गया कि चूंकि अब ये पहले अब ये समझ लें कि यह जो है प्रोटीन कैप्सिड, चूंकि इसके डीएनए में एक वायरल डीएनए था बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल में, इस वजह से ये भारी होगा और ये केवल प्रोटीन कैप्सिड था इसलिए हल्का होगा, इसलिए ऊपर आया और ये नीचे आया। तो जब ये डिटरमाइन किया गया तो इसमें चूंकि यह ए टेस्ट ट्यूब ए से शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट्स था, यहाँ ए यहाँ बी फिर यहाँ भी ए यहाँ बी, तो ए वाले में देखा गया तो इसके प्रोटीन कैप्सिड में S35 था, लेकिन इस बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल में वो नहीं पाया गया। जबकि दूसरी तरफ जो है इस स्ट्रक्चर में इस एक्सपेरिमेंट या इस टेस्ट ट्यूब में देखा गया तो यहाँ पर नॉर्मल जो है सल्फर था, नॉर्मल जो है इस प्रोटीन कैप्सिड में नॉर्मल सल्फर था, लेकिन इसमें जो है P32 पाया गया। यानी यहाँ जो बैक्टीरिया मिले उसमें P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया गया। इस तरह से यह क्लियर हुआ कि चूंकि हमने दो ही चीजें लिया कि पहले जो है प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और फास्फोरस दोनों को लेबल किया और यही पता करने के लिए कि प्रोटीन जो है इनहेरिट करता है या डीएनए इनहेरिट करता है। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम प्रोटीन को भी लेके चले और डीएनए को भी लेके चले। यहाँ भी आगे जब आए तो यहाँ जब टेस्ट किया गया तो प्रोटीन के कैप्सिड में S35 था, लेकिन जिस बैक्टीरियल सेल में इसका डीएनए इनहेरिट किया था उसमें जो है S35 नहीं था। यहाँ हम देखें कि जिसमें जो है P32 जिसके डीएनए में शामिल हुआ था वह अगली पीढ़ी के बैक्टीरिया में भी वह P32 आया। इसका मतलब कि डीएनए ही पीढ़ी दर पीढ़ी एक वन जनरेशन से अगले जनरेशन यानी वन टू अनदर जनरेशन
यह इनहेरिट करता है, जबकि प्रोटीन इनहेरिट नहीं करता है। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट आज समझने की कोशिश किए। अब जो है एक्चुअली में आप लोग इतना समझिए कि यह जो चैप्टर अभी चल रहा है ये 12th का एक ऑड चैप्टर माना जाता है। कारण ये है कि ये आपको पहली बार मिलता है। इसके पहले इस तरह के इस मतलब नाम से तो आप परिचित हो जाते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह के प्रोसेस जो हैं, ये टर्म्स जो हैं, ये सब आपके सामने पहली बार आता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वीडियो देखते हैं या पीडीएफ पढ़ते हैं, दोनों समय कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप अपने प्रॉब्लम को एक कॉपी पर लिख करके और फिर उसका ऐप में ये सुविधा है कि आप जो है कॉपी पे अपना क्वेश्चन लिख लीजिए और लिखने के बाद उसका फोटो खींच करके अपलोड कर दीजिए। और या फिर कोचिंग के व्हाट्सएप पे आप अपना जो है जो भी डाउट्स हो, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी हो, वो आप भेज दीजिए। और कुछ बच्चे भेज भी रहे हैं, बहुत अच्छा है, और हम लोग उसका समाधान भी लगातार कर रहे हैं। आप भी भेजिए। अगर किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका समाधान शीघ्र किया जाएगा। और हाँ, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ है। थोड़े से इसके लैंग्वेज और टर्म जो आए हैं इसमें, जो कुछ भी हमें प्रोसेसेस पढ़ने हैं, ये प्रोसेसेस थोड़े आपके लिए जो है पहली बार सामने आते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आपको ये और लग सकता है, या ऐसा हो सकता है कि एक बार देखने में नहीं समझ में आए, तो उसको ध्यानपूर्वक जो है दोबारा भी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आता है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप जो है बेहिचक पूछिए, ऐप के माध्यम से भी या व्हाट्सएप के माध्यम से भी।